नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं रक्षा मामलों पर हमारी खास पेशकश रखवाले। गोला और बारूद, ये दो शब्द हमारे जहन में धुएं का गुब्बार और तेज आवाज के साथ ही आते हैं। लेकिन भारत में सेना जिस गोला बारूद का इस्तेमाल करती है, या ये कहें कि उसे जिस गोला बारूद का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके धमाके के बाद अक्सर निकम्मेपन और घटिया क्वालिटी की दुर्गंध छूट जाती है। सेना की एक आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि 2014 से अब तक खराब गोला बारूद के चलते 27 सैनिकों की जान गई और 159 घायल हुए। देश को 960 करोड़ रुपए का चूना अलग से लगा, जिसमें 100 तकरीबन नई हाविजर तोपें आ सकती थी। हाविजर तोपें क्या होती हैं? कारगिल की हीरोइन बोफोर्स एक हाविजर तोप ही है। ये आंकड़े सेना के ही एक इंटरनल नोट से सामने आए हैं। सोचिए, इस पर गोला बारूद बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से क्या जवाब आया होगा। वही जिसकी उम्मीद थी। बोर्ड ने कह दिया कि उसने ये रिपोर्ट देखी ही नहीं है और वो इन आंकड़ों को नहीं मानता। बोर्ड सिर्फ 19% हादसों और 2% कैजुअलिटीज को स्वीकार कर रहा है। तो सेना और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में से कौन सही है, किसे सही माना जाए? क्या ये मामला सिर्फ सेना बनाम बोर्ड का है, या फिर इसे किसी दूसरे चश्मे से भी देखने की जरूरत है? तफसील से बात करेंगे इस मुद्दे पर शिव अरूर से, जिन्होंने ये स्टोरी इंडिया टुडे के लिए ब्रेक की थी, और संदीप उन्नीतन से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों। धन्यवाद। थैंक यू निखिल। शिव, हम आपकी स्टोरी पर जाएंगे, वही आज हमारी लीड भी है। लेकिन हम उससे पहले अपने व्यूअर्स को 3 सुर्खियों के बारे में बताना चाहते हैं इस हफ्ते की। पहली सुर्खी है रखवाले की। पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भारत में रक्षा खरीद में ऑफसेट नीति में कुछ दिक्कतें थी, जिसको सीएजी ने फ्लैग किया था। हमें ऑफसेट्स में तकनीक नहीं मिल रही थी। 29 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस गलती पर काम कर दिया। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डीएपी 2020 को जारी किया। इसमें 3 तरह के ठेकों को ऑफसेट नीति से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा हथियारों और सिस्टम्स के देश में निर्माण पर जोर दिया गया है। हथियार लीज पर किस तरह लिए जाएंगे, उसके बारे में भी ये डीएपी 2020 बात करती है। लेकिन इस नीति के फाइन प्रिंट को किस तरह पढ़ा जाए, जानेंगे संदीप उन्नीतन से और शिव से, जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात करते रहते हैं। दूसरी सुर्खी है सेना के लिए ही लिए जा रहे मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड से। इन्हें डीआरडीओ ने डिजाइन तो किया है, लेकिन ये ओएफबीज नहीं बनाएंगे। इन्हें बनाने का ठेका ओएफबी की जगह सोलर ग्रुप के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड को दिया गया है। क्या होगा इन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्रेनेड्स में, जानेंगे। तीसरी सुर्खी है आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध से। ये अपने आप में एक अलग मुद्दा ही है। आप जानते हैं दोनों देश नागोर्नो कराबाख इलाके पर नियंत्रण के लिए 1988 से लड़ रहे हैं। विवाद उससे बहुत पुराना है, सोवियत समय का है। ये मुद्दा अपने आप में एक अलग चर्चा की मांग करता है, लेकिन हम रखवाले में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विवाद के क्षेत्रीय और वैश्विक असर क्या हो सकते हैं। हमारे कई व्यूअर्स उन बोइंग 777-300 के बारे में भी जानना चाहेंगे, जो रखवाले के एपिसोड में हम जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो भारत आ गए हैं, वीआईपी ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री उसमें चलेंगे। और उन विमानों के क्या फीचर्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रखवाले के एक पुराने एपिसोड को देख सकते हैं, जिसमें संदीप ने बहुत तफसील से उन विमानों के बारे में बताया था, उनके फीचर्स के बारे में समझाया था। अब हम पहली सुर्खी के लिए संदीप आपके पास आना चाहते हैं। एक हफ्ता हुआ था कैग की उस रिपोर्ट को, जिसमें काफी सीरियस, काफी सीवियर इंडाइटमेंट था ऑफसेट पॉलिसी का, और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर हो जाते हैं। काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्यूज हैं। लेकिन जिस बात को रखवाले बार बार हाईलाइट करता रहा है कि बहुत अच्छी बातें करने में तो हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे कदम नहीं उठा पाते हैं। उस आर्ग्यूमेंट के संदर्भ में आप डीएपी 2020 को कैसे देखते हैं? निखिल, सबसे बड़ी जो बात आई है डीएपी 2020 में, ये है कि सरकार ने एक्चुअली एडमिट कर दिया है कि ऑफसेट पॉलिसी जो है बिल्कुल फेल है। पिछले 15 साल से, ठीक जो बात शिव, आप और मैं डिस्कस कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि ऑफसेट पॉलिसी को एक रीलुक करना चाहिए, और ठीक इसी तरह सरकार ने उसको एक्चुअली निकाल दिया 3 कैटेगरीज में से, और सिर्फ एक कैटेगरी में रह चुके हैं, अब रह गया है अब ऑफसेट्स। और मुझे नहीं लगता है वो उसमें कुछ खास ये मतलब कुछ देर बाद उसको शायद कंप्लीटली वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मेन डील्स जो हो रहे हैं आजकल, वो जो ज्यादातर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स ही हो रहे हैं, और उसमें से उन्होंने बिल्कुल हटा दिया इसको। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली एपिसोड में कि इससे कोई हाई टेक्नोलॉजी आ ही नहीं रहा है देश में 15 साल से, तो फिर आप क्या फायदा हुआ आपको, किसी को पता नहीं है। इसीलिए instead of allowing the producer to inflate the
प्राइस ऑफ द हार्डवेयर आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन के बजाय उन्होंने अब ये कर दिया कि हम इसको निकाल ही देते हैं। तो वो सबसे बड़े ये जो एक चीज ले आए हैं इस पर। और दूसरी बात जो है वो ग्लोबल बाय ग्लोबल जो एक कैटेगरी है उसको सरकार ने उसको डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में बना दिया। एक जो होगा एक बाय ग्लोबल जिससे 30% ऑफसेट्स होंगे और दूसरे में जो है 50% ऑफसेट। इसमें इसका ये मतलब है कि आप ऑफसेट नहीं मतलब इंडिजिनस कंटेंट की बात कर रहे हैं उसमें। अब तक की सारे जो बाय ग्लोबल परचेजेस थे वो सारे ऑफ द शेल्फ हैं। मतलब अगर आप C-17 विमान खरीद रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट विमान आता है, कोई ऑफसेट नहीं है उसमें, कोई ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं है। S-400 अगर आप खरीद रहे हो तो उसमें भी कोई इंडिजिनस कंपोनेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने उसको ये फॉरेन कंपनीज को 74% FDI उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो वो अब एनकरेज करेंगे फॉरेन कंपनीज को कि यहाँ आके आप फैक्ट्रीज खोलें, आपके प्रोडक्शन लाइंस यहाँ पे एस्टैब्लिश करें और उससे आप इस ग्लोबल बाय ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इंडिजिनस कंटेंट ले आ सकते हैं। और उनका ये गारंटी भी है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक पॉइंट है इस ये नए DAP में कि वो फॉरेन कंपनीज को भी इंडिजिनस कंपनीज, इंडियन कंपनीज ही मानेंगे, कि बिल्कुल बराबरी के तौर पे दोनों को देखेंगे, फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनीज को, कि आप यहाँ आइए, यहाँ फैक्ट्री बनाइए, आप प्रोडक्शन लाइंस यहाँ एस्टैब्लिश कीजिए, हम आपको इंडियन कंपनीज के तौर से ही देखेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आप इंडियन है, आप फॉरेन है, ऐसे नहीं, इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें। लेकिन एक्चुअली आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑल्सो। ये DAP की जो आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे थे सरकार काफी महीनों से, आत्मनिर्भरता की जो रोड मैप है इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इस DAP। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 6 महीने हो गए, आपको इतना एक सुनहरा मौका था कि देखिए हमने आप इसको पूरा रिब्रांड कर दिया है, डिफेंस एक्विजिशन प्लान है, नया पॉलिसी है, आत्मनिर्भरता की जो स्लोगन है, हम इसको कैसे रियलाइज करेंगे? क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट कंटेंट है आज भी 60% है, 60-40 का चल रहा है। उनको ये रिवर्स करने की बात चल रही है कि 60% इसको इंडिजिनाइज करना है। लेकिन इसकी जो रोड मैप है, आप इसको कैसे अचीव करेंगे, या कोई एक मैकेनिज्म होगा जिस तौर पे आप उसको मॉनिटर करेंगे हर साल, क्या आपने कितनी इंडिजिनस कंटेंट इसको आपने इंट्रोड्यूस किया है, कौन से कैटेगरीज में आप आगे आ गए हो, इस तरह का रोड मैप हमें लग रहा था कि शायद इसमें आ सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं। शेफ, मैं इसी डेवलपमेंट पे आपके रिएक्शंस भी लेना चाहता हूं। आप इंडस्ट्री में लोगों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी सर्विसेज को, हमारी एजेंसीज को मूव करने की, वो लोग इस एजेंसी को कैसे देखते हैं? 1, 2, मैं वो जानना चाहता हूं कि एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट से हमारे यहाँ बहुत डर लगता है गवर्नमेंट को, वो है सिंगल वेंडर सिचुएशन। हमने बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि वो एक सिंगल वेंडर सिचुएशन है। उसके ऊपर भी ये प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कहती है कि हम उसको भी फ्री कर रहे हैं। इन दो चीजों पर कितना बदलाव ला पाएगी ये जो DAP 2020 है, जो हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो सिंगल वेंडर सिचुएशन है, क्या वो दिक्कत अभी भी रहेगी या वो चली जाएगी? देखो निखिल, जो आपके बहुत सवाल हैं जिसपे मेरा एक पहले से एक कैविएट होता है कि बोलने में अच्छा लगता है जो पॉलिसीज हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली प्रूफ है कि ये जो पॉलिसीज हैं ये चलते हैं कि नहीं। आपका एक बहुत अच्छा सवाल है सिंगल वेंडर सिचुएशन पे। मैं मानता हूं कि अभी इसी वक्त निखिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक लाइव एग्जाम्पल है सिंगल वेंडर सिचुएशन का, और एक लाइव एग्जाम्पल को लेकर MOD ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि ये नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है, क्या ये अच्छा है, एफिशिएंट है कि नहीं है। वो है एवरो रिप्लेसमेंट डील का, जिसमें टाटा और एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट का था। वो एक सिंगल वेंडर सिचुएशन था, जिसका वेवर मिल गया था जब पारिकर साहब रक्षा मंत्री थे। उस टाइम पर वेवर मिल गया था सिंगल वेंडर पे, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। कुछ कॉस्ट इश्यूज थे, उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में
फिर से ये सिंगल वेंडर का मुद्दा उठा गया था। तो ये सिंगल वेंडर सिचुएशन जैसे आपने बताया, ये एक भूत जैसा चीज है। हाँ। जब वो आ जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन का नोटिंग किसी फाइल में आ जाता है, वेवर या नो वेवर, तो वो एक रोड ब्लॉक बन जाता है और फाइल वहीं पे अटक जाता है। तो मैं मानता हूं कि अगर ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर सिंगल वेंडर सिचुएशन की जो डर है उसको खत्म करने का एक प्रोविजन लाया है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके थोड़ा दिखाएं। लिखने में तो रूल्स हम लिख सकते हैं। ये एक रूल, ये एवरो रिप्लेसमेंट डील बहुत सालों से चल रहा है। एक रेडीमेड आत्मनिर्भरता का डील है सरकार के सामने, जहां पे आई थिंक 56 जो एयरक्राफ्ट हैं, मोस्ट एयरक्राफ्ट इंडिया में बन जाएंगे, इंडिया में बनेंगे एक ग्रीनफील्ड टाटा एयरबस का फैसिलिटी से। तो अगर ऐसे डील्स, ये एक काफी बड़ा डील है निखिल, आपको भी पता है। कुछ छोटे डील्स भी हैं जो सिंगल वेंडर सिचुएशन, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ होंगे इंडियन कंपनी से। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रक्षा मंत्रालय डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि जी हाँ, ये सिंगल वेंडर का जो डर था पहले से, वो अभी नहीं रहा है, क्योंकि एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया जाएगा बाय एक्विजिशन टीम्स कि इवन इफ इट्स अ सिंगल वेंडर सिचुएशन, नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, जैसे एक कहावत है इंग्लिश में, वही मैं बता सकता हूँ निखिल इस पे। ठीक है। और जो आपके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आपकी बात हुई, तो वो डीएपी 2020 को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले दिनों में। उनका कहना है कि कुछ प्रोविजंस अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे संदीप ने बताया और बहुत ठीक से बताया कि ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक ओवरऑल टेक अवे और ओवरऑल सेंटिमेंट ये है कि ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये एक बात है निखिल कि सारे जो इंडियन कंपनीज के जो मालिक हैं, उन्होंने सब साउंड बाइट्स दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं प्रेस में कि ये बहुत अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। और वो तो कहना पड़ता है भैया, क्योंकि देखो आप सरकार से डील कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन होने का वो स्टेटस है कि आप सरकार को पब्लिकली क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो पब्लिकली तो सब लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये रिफॉर्म है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड लाएगा, ये एफिशिएंसी लाएगा, और शायद लाएगा। मैं भी बोलता हूं कि बहुत सारे प्रोविजंस है डीएपी में, जैसे कि एक बहुत कठोर एडमिशन है कि ऑफसेट्स, जो एक बहुत बड़ा, बहुत धूमधाम से एक पॉलिसी जो लाया गया था बहुत साल पहले निखिल, उसको निकाल दिया गया है अभी, और ये काफी मुश्किल निर्णय था। तो अगर ऐसे मुश्किल डिसीजंस अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये डीएपी में, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि काफी पॉलिटिकल विल है डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में शायद। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूं कि इंडियन इंडस्ट्री का मिक्स्ड फीलिंग्स है। उनका मानना है कि बहुत सारे सजेशंस और रिकमेंडेशंस हैं जो नहीं इम्प्लीमेंट हुए हैं इस डीएपी में, तो शायद नेक्स्ट ट्रांच में हो जाएंगे। चलिए संदीप, अगली सुर्खी के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं, अब जो नया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाने वाला है, 1 मिलियन हैंड ग्रेनेड्स लिए जाएंगे। हम जिस पीढ़ी से आते हैं उसने टेलीविजन में एक ही तरह का ग्रेनेड देखा है कि मुंह में वो पकड़ के कुछ भी खींच देता है और उसके बाद में फिर वो दूर फेंकता है और बहुत बड़ा एक फायर बॉल होता है। क्या ग्रेनेड्स वैसे ही काम करते हैं, और हमारे पास जो ग्रेनेड्स थे उनमें क्या प्रॉब्लम थी जो हमें नए ग्रेनेड्स लेने पड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल निखिल, एक तरह से ऐसे ही काम करता है, लेकिन लोग ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप मुंह में से आप वो उसका जो पिन है वो निकालें। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, आप उसको हाथ से निकालें और फिर उसको आप फेंकें सेफ डिस्टेंस रख के। तो ये जो ग्रेनेड हमारे पास है वो काफी साल से है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बनता आ रहा है, जबकि ये जो डिजाइन है ये ब्रिटिश आर्मी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 19
1915 के दौरान उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये दुनिया का सबसे पहला जो है फ्रैगमेंट वाली ग्रेनेड है और हम उसको तब से बनाते आ रहे हैं। इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है इसकी फ्यूज बहुत इनफेक्टिव है। काफी सारा वही सारे जो इश्यूज आप बता रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके। इसकी जो फ्यूजेस में काफी सारे दिक्कतें आ रही थी। ये बहुत कभी कभी ये फटता नहीं था, कभी उसके टाइमर में प्रॉब्लम था। तो ये 1980s 90s से आर्मी में सोच आया था कि हमें इसको रिप्लेस करना है और डीआरडीओ को ये काम सौंपा गया और उन्होंने शुरू किया था इसको डिजाइन करने का। एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन है कि आपने एक 2-in-1 टाइप का एक ग्रेनेड डिजाइन किया है। हाँ, हम ये ग्रेनेड चाहते थे कि ये मल्टी मोड ग्रेनेड क्या होता है। मल्टी मोड, जैसे मैं कह रहा था कि 2-in-1 है। ये ग्रेनेड अक्सर दो किस्म के होते हैं। एक ऑफेंसिव हैंड ग्रेनेड होता है, जो आप जब कहीं पर आप अटैक कर रहे हो तो आप उसको फेंकते हैं, और जो दूसरी जो टाइप है वो उसको डिफेंसिव ग्रेनेड कहते हैं कि जब आप कहीं पे छुपे हुए हो, शेल्टर लिया हो आपने या ट्रेंच में बैठे हो, तब आप शत्रु की तरफ इसको फेंकते हैं। तो ये जो ग्रेनेड है, आप दोनों एक ही यूनिट में आते हैं, वो फिट हो जाते हैं। एक तरह से स्क्रू किया जाता है उनको। अगर आप उसको ऐसे सेपरेट करते हो तो एक ऑफेंसिव पार्ट ऐसे अलग हो जाता है और डिफेंसिव। अगर आपको इसको ऑफेंसिव यूज करना है तो दोनों को जोड़ के आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर डिफेंसिव यूज करना है तो सिर्फ एक स्लीव हटाना है। तो इस तरह का एक बहुत ही यूनिक डिजाइन डीआरडीओ ने किया है। और एक सबसे बड़ी जो स्टेप उन्होंने सरकार ने दिया है कि एक प्राइवेट फर्म को पहली बार उन्होंने एक एम्यूनिशन कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये एक्चुअली एक बहुत बहुत बड़ी स्टेप है जो उन्होंने किया है कि एक नागपुर में एक सोलर इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है जो एक्चुअली जो दुनिया के टॉप 5 एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर्स में से है। वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को भी सप्लाई करते हैं। 50-60 कंट्रीज को वो एक्सप्लोसिव सप्लाई करते हैं। ज्यादातर वो कमर्शियल एक्सप्लोसिव है, लेकिन उन्होंने हाल ही में अभी मिलिट्री एक्सप्लोसिव भी बनाना शुरू किया। और ये पिनाका के जो रॉकेट्स है वो बनाते हैं। कई सारे पिनाका रॉकेट्स वो डिजाइन करते हैं, मतलब वहीं फैक्ट्री पे बनाते हैं। और ये जो हैंड ग्रेनेड के जो कॉन्ट्रैक्ट मिले उनको, वो 2 साल में वो पूरा करेंगे। मतलब आप 10 लाख ग्रेनेड को वो 2 साल के अंदर इंडियन आर्मी के पास आ सकते हैं। ये अच्छा, तो संदीप, एक चीज और हम समझना चाहते थे कि ग्रेनेड हमारे लिए जो आम दर्शक हैं उनको सुनने में ऐसा लगता है कि ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस है और ये फटता है तो इससे नुकसान ही होता है। तो इसका ऑफेंसिव और डिफेंसिव यूज कैसे होता है? मतलब अगर आप वो सिनेरियो एक्सप्लेन कर सकें कि कब ग्रेनेड का इस्तेमाल डिफेंसिव माना जाएगा, कब ऑफेंसिव माना जाएगा, क्योंकि फटना तो उसने दोनों सिचुएशंस में है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसकी जो एक्सप्लोसिव कैरेक्टर जो है ग्रेनेड का, वो डिपेंड करती है कि ये ऑफेंसिव है या डिफेंसिव। अब अगर आप अटैक कर रहे हो, ऑफेंसिव मोड चाहिए आपको, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप जो ग्रेनेड फेंकते हैं आपके खुद के ये साथियों को भी लग जाए। वो ये ऐसा डर है, इसीलिए उसकी फ्रैगमेंट जो है वो कम करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा फ्रैगमेंट्स नहीं निकालते, क्योंकि ज्यादातर स्टन और कंकशन पे फोकस करते हैं इफेक्ट्स के लिए। एक्सप्लोसिव तो है ही, लेकिन फ्रैगमेंट्स उतने ज्यादा नहीं है। डिफेंसिव में जो है, डिफेंसिव ग्रेनेड, जब आप कवर पे बैठे हैं और शत्रु आप पे आक्रमण कर रहा हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है, तो तब उसको ऑफेंसिव मोड भी यूज करते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्रैगमेंट्स निकलते हैं। तो फ्रैगमेंट्स कई किस्म के होते हैं। कुछ बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं ग्रेनेड्स में, और इस ग्रेनेड में जो है एक फ्रैगमेंट टाइप का है कि उसका शेल ही फट के निकल आता है। तो इसलिए मैं कह रहा था जैसे कि ये दो टाइप के हैं। 2-in-1 एक ग्रेनेड है। अगर आप उसको ऑफेंसिव में यूज करना चाहते हैं तो इसको हटा के यूज कर सकते हैं। अगर आप डिफेंसिव में करते हैं तो दोनों को एक ऐसे कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो दोनों मोड में इसको आप यूज कर सकते हैं। वेरी एक मॉड्यूलर किस्म की एक हथियार है, बहुत ही सक्षम भी है। काफी ट्रायल्स हुए हैं इसके, और आर्मी बहुत खुश है इसको लेकर। चलिए संदीप, हम जाएंगे लीड पे जो शिव की स्टोरी पे ही बेस्ड है। उससे पहले ये आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, बहुत दिनों बाद हमने एक कन्वेंशनल लड़ाई देखी है जो 2 आर्मीज के बीच में हो रही है। और काफी पुराना हिस्ट्री है रखवाले के आज के
टाइम के स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर चली जाएगी बात। लेकिन मैं दो चीजें चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक तो उसका रीजनल क्या असर पड़ सकता है, और वहां पे अब वहां दूसरे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक साइड अजरबैजान की तरफ से तुर्की वहां पे आ रहा है, अर्मेनिया की तरफ से संभावना है कि रूस भी दखल देगा। तो क्या ये चीज बढ़ते बढ़ते आगे जा सकती है? निखिल, जैसे आपने कहा कि ये दो जो एक तरह से एक प्रॉक्सी वॉर सिचुएशन बन गया है, दो टर्की है जो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानती है, मानता और है। दूसरी तरफ जो है रूस है जो सारे स्लाविक कंट्रीज, क्रिश्चियन ईस्टर्न, खास करके ईस्टर्न क्रिश्चियन कंट्रीज के हेड है। तो इसीलिए इनके उतरने से ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होने के बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और बहुत एक वरीसम ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर कल परसों काफी सारे पीस टॉक्स की भी बात चल रही है, लेकिन दोनों साइड अभी इसको नकार रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल प्लेयर्स आ गए हैं इस पर, और ये बहुत एक गंभीर स्थिति है वहां पर। और हमें बहुत सारा नए टेक्नोलॉजीज देखने को मिले, जैसे टर्की ने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे हैं, और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा फुटेज भी देखने को मिल रहा है, कैसे टर्किश ड्रोन्स आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और टैंक्स को नेस्तो नाबूद कर रही है। तो इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रहा है वहां पर, और हमें लगता है ये काफी समय तक ये चलता रहेगा, ये जो वॉर सिचुएशन है वहां पर। ठीक है। और आई गेस उन्हीं वीडियोस की वजह से इंडिया में काफी ट्रैक्शन है इस सिचुएशन का, क्योंकि लॉइटरिंग एम्युनिशन और ड्रोन्स, ये दो चीजें हमने कम से कम इस्तेमाल में आते हुए हमने नाम सुने थे, लेकिन इस्तेमाल में इतने ऐसे स्केल पे किसी ने नहीं देखा था। बहुत अच्छे से साइकॉप्स चल रहे हैं वहां पे। शिव, अब लीड स्टोरी आपकी ही स्टोरी से इंस्पायर्ड है हमारी इस बार की रखवाले की। आपने वो स्टोरी ब्रेक की जिसमें आपने एक इंटरनल नोट की जानकारी बाहर निकाली इंडिया टुडे के लिए, और उसमें बहुत सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन जो जो आंकड़े थे वो हमें सरप्राइज करते थे। सबको पता था कि फॉल्टी एम्यूनिशन है, लेकिन वो कितने बड़े स्केल पे जाने ले रहा है, और कैजुअलिटीज हो रही हैं, और पैसे का नुकसान हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जानकारी कहाँ बिल्कुल आपके सोर्स गोपनीय रहेंगे, लेकिन ये जानकारी, ये सारा डाटा इकट्ठा कहाँ पे होता है? कौन सी वो संस्थाएं होती हैं सेना के अंदर जो ये जानकारी इकट्ठा करती हैं? देखो निखिल, ये सारा जो डेटा है, ये एक रिपोर्ट में था, और वो रिपोर्ट मेरे पास है। ऑब्वियसली उस रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ दैट रिपोर्ट वो एक क्लासिफाइड नेचर का है कि एक्सरसाइजेस और एम्यूनेशन का इस्तेमाल कैसे होता है। और एक पेज जो है उस रिपोर्ट का, उसमें ये सारे जो आंकड़े थे, उसके बेसिस पे मैंने ये एक न्यूज ब्रेक किया था, और मैंने सब कुछ लेगवर्क करके ये एक न्यूज ब्रेक किया था, जिसमें ये एक आर्मी का रिपोर्ट है जो रक्षा मंत्रालय से शेयर हुआ है, जिसमें लिखा गया है, और वो कंक्लूजन ये है कि बहुत सारा जो एम्यूनिशन जो इस्तेमाल होता है इन सेना में, जैसे कि आर्टिलरी शेल्स, टैंक शेल्स, इन्फेंट्री फायर आर्म्स के बुलेट्स, एयर डिफेंस आर्टिलरी के जो एम्यूनिशन जो है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 6 साल में। जो पीरियड है, इस रिपोर्ट का जो स्क्रूटनी पीरियड है, जो OFB सप्लाइड एम्यूनिशन का रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं। और जैसे आपको पता है निखिल कि अभी एक कॉर्पोरेटाइजेशन ड्राइव चल रहा है OFB के खिलाफ, जो OFB बहुत अग्रेसिवली अपोज भी कर रहे हैं, नाराज हैं। 80,000 जो वर्कफोर्स हैं वो स्ट्राइक पे जाएंगे इस महीने। आई थिंक 7 और 8 अक्टूबर को एक नेशन वाइड OFB वर्कर्स यूनियन के स्ट्राइक्स होंगे। तो ये एक बहुत पॉलिटिकल चीज बन चुका है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये एक डिसीजन लिया गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो बहुत पुराना एक सोशलिस्ट रिलिक है, उसको कॉर्पोरेटाइज करना है, कंपेटिटिव बनाना है, अकाउंटेबिलिटी इंपोज करना है। ये एक एफर्ट है। उसी के माहौल में ये रिपोर्ट आया है, जहां पे ऑलरेडी काफी गुस्सा है OFB में कि ये सब हो रहा है।
और उसके दौरान ये जब रिपोर्ट निकल के आ गया है तो वो नाराजगी जो है बिल्कुल बिल्कुल फट चुका है अभी, और बिल्कुल पब्लिक में फट चुका है। जैसे आपने देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो रिस्पॉन्स है, उसमें उन्होंने एक अपने ही कस्टमर को शायद गाली दिया है कि हाँ आपके गन्स को मेंटेन, आप गन्स मेंटेन नहीं करते हो, हाँ आपका फायरिंग ड्रिल घटिया है। आई मीन लोग जो ये देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यही है वजह कॉर्पोरेटाइजेशन करने की, क्योंकि और कोई कंपनी कभी नहीं करेगा ये। अगर कोई सेना या कोई कस्टमर बोलेगा कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो आप कस्टमर को थोड़ी गाली दोगे। वही हुआ है अभी निखिल। हम उस क्लैरिफिकेशन पार्ट को तो मैं अलग से ही डील करना चाहता हूँ। जी 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 जी। इट वॉज इन वेरी बैड टेस्ट, मतलब वो मेरे बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस में मुझे भी बहुत अजीब लगा, जबकि मैंने काम ही मतलब 1-2 साल किया है। लेकिन उससे पहले संदीप से हम समझना चाहते हैं। संदीप, हैंडलिंग ऑर्डिनेंस इज ए रिस्की बिजनेस, और बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे जिसमें किसी को चोट लगेगी, किसी की जान जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, या मैं नहीं चाहता कि हम यूएस आर्मी से हमेशा अपने आप को कंपेयर करें, हम ये चाहते हैं कि हम जो इंडियन इकोसिस्टम जहां जहां दुनिया में और जगह पे है, वहां पे जो सिचुएशंस है, क्या उन आर्मीज में भी इसी तरह की दिक्कत आती है, जो ये अनप्रोफेशनलिज्म का जो चार्ज है, और नॉर्मली कितने एक्सीडेंट्स एक्सेप्टेबल होते हैं? निखिल, इतना तो मुझे पता है, मैंने जिससे भी बात किया है वो कहते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं अगर किसी और देश में होते तो आप अब तक इंक्वायरी बिठा देते और बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ता होता, लेकिन शायद हमने ऐसा कुछ किया नहीं। और ये बहुत एक शिव ने एक बहुत बड़ी एक स्टोरी अनकवर किया हम सब के लिए। इनफैक्ट सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए आप इसको ये कर दो और सामने, और फिर हम सब भूल जाएंगे। ये बहुत सीरियस इश्यू है। आगे चलकर अगर हमको कुछ रिफॉर्म करना हो, हमारी पूरी जो सिस्टम को अगर आपको क्लीन करना हो, तो इस रिपोर्ट को ये एक सोर्स बना के इसको एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए उनको कि कितने ऐसे कैसे हमने अलाउ किया इतने सारे एक्सीडेंट्स, हमारे इतने लोगों के जान गए। इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। और इसकी जो एक बैकग्राउंड, एक बैक स्टोरी भी है। निखिल, आपको जैसे पता होगा, पराक्रम के समय ऑलमोस्ट 1 साल तक इंडियन आर्मी तैनात थी इंडिया पाक बॉर्डर पर, और उस वक्त बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स आए जो फॉल्टी माइंस थे, लैंड माइंस थे, एंटी पर्सनल माइंस जो ले गए। और जब वो ले कर रहे थे ये माइंस, उसको बिछा रहे थे, तो बहुत सारे जवानों की जान गई है। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि एक बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आने लगे कि इनके फ्यूजेस में प्रॉब्लम था, कोई टॉय मैन्युफैक्चरर से बना रहा था, और क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ी इशू है। लेकिन हमेशा ये जो सारे स्टोरीज आते हैं, उनको एक समय के बाद बिल्कुल दफनाया जाता है। कोई कुछ किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स किया जाता है कि किसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे जवानों के पास सही एम्युनिशन चला जाता है, और मतलब उनको कोई ऐसा खतरा नहीं है। मैं हाल ही में अभी एक फॉर्मर डीजीआरटी से बात कर रहा था। उन्होंने ठीक ही इसी बात को कहा। मैंने शिव के रिपोर्ट के बारे में बात किया तो उन्होंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, काफी सालों से ऐसा चलते आ रहा है। उन्होंने ऐसे ही बताया कि उनके समय जब वो डीजी आर्टिलरी थे, 600 फ्यूजेस, आर्टिलरी के फ्यूजेस थे जो डिफेक्टिव निकल आए थे। और इस तरह से फ्यूज डिफेक्टिव थे कि अगर आप उस शेल को अगर आप गन में रखते हैं तो फौरन वो फट जाता। उस तरह की जो स्थिति आई थी, तो वो एक तरह की एमिनेशन, एक टाइप की जो एमिनेशन वो यूज नहीं कर पाते थे। उसको सारा एमिनेशन को साइड में रख के उनको 2 साल लगा ये पूरी छानबीन करने के लिए कि कौन से एमिनेशन, ये कौन से फ्यूजेस फॉल्टी है, कौन से ठीक है। उनको इसको एक्सरे करना पड़ा, सारे फ्यूजेस को लेके एक्सरे करके वो स्टडी करना पड़ा। ये हमें अब कई सालों के बाद पता चल रहा है कि ये क्या हुआ था उस वक्त। लेकिन जैसे शिव की स्टोरी कहती है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये चलते आ रहे हैं, और किसी वजह से आर्मी ने या सरकार ने उसको सामने नहीं आने दिया। लेकिन अब जो है, जब कॉर्पोरेटाइजेशन की बात आ रही है कि आपने इसको ये रिपोर्ट को पब्लिसाइज किया है एक मकसद के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको आगे चल के दे शुड मेक यूज ऑफ दिस रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट
a formal inquiry बिठा के ऐसे they should make sure that this kind of a thing never happens। लेकिन बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि सोल्जर को अगर अपने एम्यूनिशन में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो फिर वो जंग कैसे लड़ेगा। तो दैट इज वन वेरी बिग थिंग कि अगर आप जो इंडिजिनस एम्यूनिशन बना रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि ये बंद कर देंगे या ऐसा कुछ, ये नहीं है। सिर्फ उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे, उसकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसको एक कॉर्पोरेशन में उसको बदल के रख देंगे, और एम्यूनिशन तो वैसे ही आता रहेगा, सेम मशीनें बनाएंगे, सेम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स और प्रोसेसेस उसको निकालेंगे। तो there is a need to look at the whole system, and this report should be made the basis for that, Nikhil। शिव, अब हम उस क्लैरिफिकेशन पे आना चाहते हैं जो आपके और जो बाकी डिफेंस जर्नलिस्ट ने बाद में कैरी किया। उसके जवाब में एक तरह से ओएफबी ने एक 2 पेज का क्लैरिफिकेशन दिया, और मैं डाटा की बात इसीलिए संदीप से कर रहा था क्योंकि वो डेटा पर गए हैं। पहले तो वो वहां वो परसेंटेज गेम खेल रहे हैं कि नहीं, हम 19% एक्सीडेंट्स को ही एक्सेप्ट करने वाले हैं, हम 2% कैजुअलिटीज को ही एक्सेप्ट करने वाले हैं। इसका मतलब एक अंदाजा, एक कहीं ना कहीं उनके पास भी आंकड़े तो हैं ही। तो पहली बात कि ये ओएफबी किन फिगर्स पे जा रही हैं अगर वो इन आंकड़ों को कन्फ्रंट कर रही हैं, और दूसरा जिस चीज की आप बात कर रहे थे कि जिस भाषा में वो जवाब दिया गया है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक तरफ से मैं बिल्कुल सरप्राइज था कि ऐसे भाषा में रिएक्ट किए उन्होंने, और दूसरी तरफ से मैं इतना भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे निखिल, ये एक सोशलिस्ट रेलिक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक कैप्टिव कस्टमर था, उनको कभी compete नहीं करना पड़ा कस्टमर और बिजनेस के लिए, जैसे हमारे सारे जो डीपीएसयूज हैं। ओएफबी तो एक डीपीएसयू नहीं है, लेकिन उनका कंपेटिटिव स्पिरिट तो है ही नहीं, उनका दे हैव नॉट नीडेड टू कम्पीट विद एनीवन, उनका अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं था। अगर फॉल्टी एम्यूनिशन है तो अगले साल ऑर्डर तो मिलेगा ही, क्योंकि और कोई नहीं है जो इतना सामान सप्लाई करेगा सेना को। तो इसलिए एक माइंडसेट बन चुका है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में निखिल, जिनके पास एक अहंकार है, एक स्मग नेचर है कि हम जो भी करें हम सरकारी हैं और सरकार हमका मदद करेगा और अश्योरेंस देता है कि हमको ऑर्डर मिलेगा, तो हम जो भी बोले वो ठीक है अभी। तो अगर आप माहौल समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे मैंने बताया निखिल कि अभी एक गुस्से का माहौल है, क्योंकि वो कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर, यूनियन स्ट्राइक को लेकर एक नेगेटिव सा माहौल ऑलरेडी है। तो अगर आप उस प्रिज्म से देखोगे तो भी आप ऐसे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक कंपनी हो, आप सप्लाई करते हो एक प्रोडक्ट एक कस्टमर को। थल सेना जो है आपका प्रिंसिपल कस्टमर है, जो करोड़ों वर्थ एम्यूनिशन आपसे आप बेचते हो आर्मी को। जी बिल्कुल, ये कैप्टिव कस्टमर है, जी बिल्कुल है कि और कोई नहीं है जो इस लेवल पे सप्लाई करता है सेना को। लेकिन क्या आप ऐसे भाषा में सेना को पब्लिक में अटैक कर सकते हो? ये एक सेना का इंटरनल रिपोर्ट है, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल आपने मैसेंजर को थप्पड़ मारा है कि आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो ये सब। हम तो रिपोर्ट करेंगे, अब हम तो सवाल तो बिल्कुल उठाएंगे, और अगर रिपोर्ट हाथ में आता है और अगर हमको लगता है कि एक इम्पोर्टेंट चीज है तो हम बिल्कुल रिपोर्ट करेंगे। तो उनका गुस्सा तो एक साइड पे रखते हैं, लेकिन जैसे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कि आर्मी को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका फायरिंग प्रोटोकॉल कैसा है, उनका मेंटेनेंस प्रोटोकॉल कैसा है। देखो, ये एक ऑपरेशनल टाइम है जहां पे लद्दाख में सिचुएशन चल रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, चाइना भी देख रहा है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एम्यूनिशन सप्लायर है वो सेना के बिल्कुल खिलाफ बोल रहा है कि आपके फायरिंग प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है, घटिया मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल है आपके। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत बैड टेस्ट में था,
उनका गुस्सा तो ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि आप ऐसे एक 2 पेज एक मेटिकुलस एक दिन के बाद जो सोच समझकर एक स्टेटमेंट आपने इश्यू किया है, ठंडे दिमाग से नहीं किया है, लेकिन एक दिन के बाद आपने किया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इंडियन आर्मी इस पे रिएक्ट नहीं करेगा ऑफिशियली, बट मैं आपको बोल सकता हूं और संदीप भी बताएंगे कि सेना में लोग सरप्राइज नहीं है। उनका मानना है कि देखो हमने बोला था कि ये ऐसे ही है, इनका एरोगेंस देखो, हम जो करोड़ों इनका एम्यूनेशन जो लेते हैं, हमारे पास जो चॉइस ही नहीं है, और इतने लोग मर चुके हैं, और ये लोग बैठ के प्रेस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि आर्मी झूठा है, आर्मी घटिया है, आर्मी का प्रोटोकॉल अच्छा नहीं है। कुछ कुछ देखो, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बिल्कुल कुछ नंबर्स उनके पास बिल्कुल हैं, लेकिन अगर आर्मी बोल रहा है कि प्रॉब्लम है और ये है नंबर्स, ये है ऑफिशियल रिपोर्ट जो वेरीफाई हो सकता है एट एनी गवर्नमेंट लेवल, और अगर आप बैक टॉक करोगे और आप आर्मी को गाली दोगे, तो यही एक ये बिल्कुल साबित होता है कि कॉर्पोरेटाइजेशन की जरूरत है एक लेवल पर, निखिल। और लोग बोलते हैं, और जैसे जैसे संदीप ने बताया, कॉर्पोरेटाइजेशन एक जादू नहीं होगा ओएफबी के लिए। ओएफबी के लिए जो रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो मतलब बहुत बहुत साल लगेंगे, और पहले मेरा मानना है कि ये माइंडसेट का चेंज होना पड़ेगा। ठीक है कि भैया, अगर आपको compete करना है मार्केट प्लेस में, कम से कम कस्टमर को गाली मत दो भैया, बस। ठीक है। संदीप, हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब मैं नहीं चाहता कि रखवाले में एक सीजर्स वाइफ वाला सिचुएशन हो कि कोई एक इनफॉलेबल कोई भी संस्था नहीं होती है। अगर हम ओएफबी के इस चार्ज पे जाएं और उसको टटोलें, अगर वो कह रहे हैं कि फायरिंग प्रोटोकॉल्स में और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स में खामी हो सकती है, टाइमिंग को लेके जरूर शिव की चिंताओं से मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, उनकी बात में कितना सब्सटेंस होने की संभावना है? क्या इस तरह की कोई जानकारी हमारे पास में है कि आर्मी के पार्ट पे भी कोई गलतियां रही हैं? निखिल, एक और चीज बिफोर संदीप, जस्ट इफ संदीप, विद योर परमिशन, जस्ट 20 सेकंड्स। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि जब ये आर्मी का इंटरनल रिपोर्ट सामने आया था, मेरा मानना है कि इंस्टेड ऑफ प्रेस में पब्लिकली रिस्पॉन्ड करने के, इंस्टेड ऑफ दैट, ओएफबी को आर्मी से संपर्क करना चाहिए था कि और सीक्रेटली, पब्लिक में नहीं करना चाहिए था, आर्मी से रिपोर्ट मांग लेना चाहिए था, और बिहाइंड क्लोज डोर्स ये सब सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ ये पब्लिक एक्रिमनी जो है, जो किसी का सिर्फ दुश्मन को फायदा पहुंचाता है। ये या वो ये कह सकते हैं कि वी आर लुकिंग इनटू द रिपोर्ट, हम स्टडी करेंगे फिर बताते हैं, इस तरह का भी कोई जवाब हो सकता था। संदीप, क्या किसी तरह के प्रोटोकॉल्स में या मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स में कोई गुंजाइश आर्मी की तरफ से भी थी, या आर्मी को क्या किसी सुधार की जरूरत है? नहीं निखिल, जहां तक मैंने काफी सारे लोगों से बात किया, सिर्फ इसी पॉइंट को उठा के लोगों से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने कहा देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं, इट इज जनरली रिलेट्स टू फॉल्टी एमिनेशन। आप ये नहीं कह सकते फॉल्टी प्रोटोकॉल्स विल रिजल्ट मे बी इन 1 or 2 एक्सीडेंट्स। इतने सारे सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स जहां पे आर्मी के पास सबूत भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, किस तरह से बैरल फटे हैं एमिनेशन लगा के, कई सारे ऐसे तीन जहां पे टैंक्स मतलब बिल्कुल उल्टे हो गए हैं ये फायर करते वक्त, और ये ज्यादातर उसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है। उनको भी पता है, हमारे दोनों दुश्मन बैठ के देख रहे हैं कि देखिए भाई, इनकी ये हमसे जंग लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इनकी को जो सबसे बड़ी, जो जैसे शिव ने कहा, सबसे बड़ी जो एमिनेशन सप्लायर है, वो खुद आर्मी को गाली दे रही है। और ये कोई छोटे ऑर्डर्स नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास आज के डेट में करीब 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जो कमिटेड ऑर्डर्स हैं। ज्यादातर 90% जो है इंडियन आर्मी के ही ऑर्डर्स हैं। जैसे टैंक्स के बहुत ऑर्डर्स आ गए हैं उनके पास, 20,000 करोड़। तो आप जैसे शिव ने बिल्कुल कहा, ये इट वाज इन पुअर टेस्ट, उनको ये नहीं करना चाहिए था। उनको बैठ के आर्मी के साथ डिस्कस करना चाहिए था, देखिए व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूं कि क्यों किया उन्होंने ऐसे, क्योंकि अक्टूबर है, 12 अक्टूबर को एक नेशन वाइड स्ट्राइक पे जा रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एम्प्लॉइज। 80,000 जो एम्प्लॉइज है, ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ देम स्ट्राइक पे जा रहे हैं।
और दिस इज एक्चुअली वेरी पुअर टाइमिंग। जैसे कि चाइना के साथ हमारे ये बॉर्डर पे तनाव है, और कल और आज पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत सारे फायरिंग हो गए, और आपकी सबसे बड़ी जो एम्युनिशन सप्लायर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, वो स्ट्राइक पे चले जाएं, ये दिस इज अनहर्ड ऑफ। एक आखिरी सवाल संदीप, इस ओएफबी वाली स्टोरी पर हम आपसे करना चाहते हैं कि आपने बताया कि जो ऑर्डर्स ओएफबी के पास में है वो उन्हीं के पास में रहने वाले हैं। 60,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये लगभग टोटल ऑफसेट्स जो हमने मांगे थे ये उसकी वैल्यू के बराबर ही है। ऑलमोस्ट 67,000 ऑफसेट्स का वैल्यू था, 60,000 ओएफबी के पास है। इन ऑर्डर्स को तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे आपने हैंड ग्रेनेड्स के केस में देखा है कि अब प्राइवेट पार्टीज को गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जिनका रिसर्च डीआरडीओ ने किया है, जिनका रिसर्च गवर्नमेंट ने खुद किया है। तो क्या अब ये जो फॉल्टी एम्यूनिशन वाली चीज कंपाउंड होकर के उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं कि अब हम उस रूट को ज्यादा अपनाएं कि आपको वही ऑर्डर मिलेगा जो आपसे काम हो पा रहा है, वरना हम प्राइवेट पार्टी को दे देंगे? निखिल, मैंने डीआरडीओ से जब भी मैं बात करता हूं, उनका ये भी कहना है कि देखिए आप दो पार्टीज को ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि ये जो डिजाइन करते हैं हम, आई मीन ये वेपन्स और हार्डवेयर, ये प्रोडक्शन में मार खा जाते हैं। ये सारे जो डिजाइन है और प्रोडक्शन हमारे हाथ में नहीं है। हम ना तो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ना इसकी गारंटी क्वालिटी कंट्रोल भी उनके हाथ में नहीं करते हैं, उनके हाथ में नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप एक 2 स्टेज ये कर दीजिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को दे दीजिए ऑर्डर, और एक प्राइवेट वेंडर को भी दे दीजिए, फिर बराबर आप तोल सकते हैं कि किसका प्रोडक्ट बेहतर है। तो ये मल्टी मोड ग्रेनेड के केस में किया है, और पहले जैसे पिनाका ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की केस में भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया। लेकिन ये जो है ग्रेनेड पहली बार उन्होंने दिया है ऑर्डर प्राइवेट सेक्टर को। तो इससे हम पहली बार हम देख सकें कि अगर फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा तो आगे चल के और सारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्यूनिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ साल पहले मनोहर पारिकर जी का ये आइडिया था कि वो प्राइवेट सेक्टर को एक बड़े एक बहुत बड़े रोल में इन्वॉल्व किया जाए, उनको कैसे कि एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर में। तो टेंडर्स भी इशू किए गए थे प्राइवेट सेक्टर को एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर करने की, ताकि आपके पास हमेशा 2 ऑल्टरनेटिव रहे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और प्राइवेट सेक्टर भी है। लेकिन किसी वजह से इस साल आर्मी ने वो टेंडर्स सब विड्रॉ कर दिए। हो सकता है आगे चल के ये टेंडर्स फिर से रीइश्यू हो सकते हैं, और फिर आप बराबर आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों से आप एम्यूनिशन खरीद सकते हैं। जो है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किस्म का कंपटीशन एक तरह से आना चाहिए, जैसे शिव कह रहे थे। ठीक है, यहाँ रखवाले को हम कंक्लूड कर रहे हैं संदीप आज के। एक व्यूअर का सवाल हम लेना चाहते हैं। अभी कुछ टाइम से थोड़े सवाल कम हो गए, लेकिन ये सवाल बहुत ही सामान्य है, बहुत नॉर्मल लगेगा हमारे व्यूअर्स को सुनने में भी, लेकिन ये बहस बहुत लंबी है। रोहन तिथे हैं, उन्होंने पूछा है कि पिछले 2 हफ्ते से वो सोच रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रेस को इजाजत क्यों दी। आप भी उन जर्नलिस्ट में से एक थे जो ले गए थे। आपने भी काफी सारे प्रिपरेशन फिटनेस किए हैं, आपने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट लॉजिस्टिक्स में की है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें सीक्रेट ही रहनी चाहिए, और एक आर्मी में भी एक मेंटालिटी है आयरन कर्टन वाली कि नहीं नहीं ये चीज भी बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं नहीं वो चीज भी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? क्योंकि ये सारे डिफेंस बीट के जर्नलिस्ट के साथ में ये प्रॉब्लम है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, क्यों जरूरी है इस तरह की चीजें बाहर आना, और आप कैसे हम रोहन को समझाएं कि आर्मी की प्रेपरेशंस पब्लिक के सामने आना क्यों जरूरी है? लेकिन आर्मी ने जो भी किया है सोच समझ के उन्होंने किया होगा। ये कि एक तरफ से चाइना की तरफ से बहुत सारे प्रोपेगेंडा वीडियोस आ रहे थे कि इंडियन आर्मी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, देखो हमारे जवान कैसे रहते हैं, चाइना बहुत ही एक एडवांस्ड आर्मी है, लॉजिस्टिक्स हमारे इतने बढ़िया है। तो इसको नजर रखते हुए इंडियन आर्मी ने कुछ जर्नलिस्ट को सेलेक्ट एक्सेस दिया, और ये नहीं कि सारा कुछ उन्होंने खोल के दिखाया हमें। वो बहुत ही एक जैसे हम ट्रैवल करते थे किसी लोकेशन पे, तो एक वो कैमरा बताते थे हमें कि आप कैमरा इस तरफ सिर्फ फोकस कर सकते हैं, इस तरफ नहीं लेके जा सकते। तो उनको बिल्कुल पता था कि क्या वो दिखा रहे हैं और उसकी क्या इम्पैक्ट हो सकती है। तो इसमें काफी सारे विवाद भी हुए थे।
को कुछ आर्मी जनरल कह रहे थे, मुझसे बात किया था उन्होंने, और क्या है कि ये शायद करना नहीं चाहिए था, कि हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था हमारे कैपेबिलिटीज। लेकिन ज्यादातर अगर आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस की बात करोगे, कैसे आप आपके इंडियन पब्लिक को आप बता रहे हो, क्योंकि ये जो है वी आर ओनली द मीडियम, जो जर्नलिस्ट है हम तो सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने जो देखा है ये इस तरह की प्रिपरेशन हो रहे हैं। तो ज्यादातर ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमारी जो प्रिपरेशन है, आप किसी प्रोपागेंडा के इसमें मत आइए कि हमारी प्रिपरेशन बहुत खराब है, हम बिल्कुल तैयार नहीं है, हमें काफी समय है प्रिपेयर करने का, और हम एक तरह से यहाँ से 30-40 साल से हम हैं यहीं पर, और एक तरह से हम सिर्फ अपस्केल कर रहे हैं हमारी जो प्रेजेंस है वहां पर। तो सारी जो रिसोर्सेज है उनके पास है, और एक तरह से वो अब पूरी तरह प्रिपेयर्ड है विंटर के लिए। ठीक है। एक आखिरी एनेक्डोट अब आपसे हम चाहते हैं संदीप। ले आप कई बार गए, लेकिन इस बार का ट्रैवल जो था आपका वो 3 दिन का था। कोई दिलचस्प किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ में, जिस जो जो आपने भी खूब एंजॉय किया और आप दर्शकों को भी बता सकते हैं। दिलचस्प किस्सा जो ले ट्रैवल से कोई भी एनेक्डोट, मतलब whichever you feel is fine, मतलब worth sharing. राइट, आई हैव टू थिंक, जस्ट वेरी हेक्टिक ट्रिप निखिल। ये बहुत ही एक इन एंड आउट ट्रिप था। हम सुबह गए थे, एक दिन पूरा एक्लेमेटाइज किया, नेक्स्ट दिन गए, वो काफी सारा ये हेक्टिक रहा। तो एक जो है मैंने एक्चुअली कई सालों से इस तरह की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट नहीं देखे जो जिस तरह से हमने ले में देखा, खासकर इंडियन एयरफोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है। हम अगर वो ले एयरबेस में खड़े रहकर, मुझे आधे घंटे में इंडियन एयरफोर्स की सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म है, एक साथ देखने को मिले। जैसे कि ये अपाची हेलीकॉप्टर, ये चिनूक हेलीकॉप्टर, फिर IL-76, C-17, सुखोई, मिराज, ये सब एक साथ दिखने को मिले। ये बहुत ही कम समय में ऐसे वी नॉट सीन दिस काइंड ऑफ एयर डिस्प्ले। एक तरह से इंडियन एयरफोर्स डे अभी आ रही है इसी महीने, लेकिन एयरफोर्स डे से पहले ही मुझे एक एयर डिस्प्ले देखने को मिला ले एयर बेस में। तो वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। चलिए, हम चाहते हैं इस तरह के और टूर्स आप करें और इसी तरह के इंसाइट्स वहां से लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी, जिन्होंने ये एपिसोड देखा। थैंक यू निखिल।